जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियाँ। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे भाग 20। ओ गॉड जगदीश जी, तो अभिनव की माँ यानी कि अविनाश की वाइफ से बात कीजिए जगदीश जी प्लीज। रिद्धिमा इरिटेट हो गई। नहीं हो सकता क्योंकि अविनाश गोयल अविवाहित है। जगदीश बोला तो रिद्धिमा ने उसे घूर के देखा। आप या तो खुद खिसक लिए जगदीश जी या मुझे बना रहे हैं। रिद्धिमा गुस्से से बोली। नहीं तो मैडम जी, जगदीश ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा। अगर अभिनव गोयल का बेटा है तो उसकी माँ भी तो होगी, या गोयल ने अकेले ही पैदा कर लिया उसे। रिद्धिमा गुस्से से बोली। जगदीश मुस्काया। कैसी बात करे हो मैडम जी, मर्द कैसे जन सके है बच्चे को, उनके पास तो वो अंधी न होवे। जगदीश शर्मा के बोला। जगदीश जी प्लीज, अभी हम औरत मर्द के प्रजनन अंगों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, प्लीज बताइए अगर अविनाश गोयल इनमेरिड है तो अभिनव कौन है। रिद्धिमा सीरियस होकर बोली। मैडम जी, अभिनव अविनाश गोयल का बेटा नहीं, पर वो उसे खुद की संतान ही बताता है, कोई नहीं जानता कि कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सविता का बेटा है। कहते कहते जगदीश रुक गया। बस कीजिए आप ये मनगढ़ंत कहानियाँ। कविता मर चुकी है, सविता मर चुकी है, और आपने उनका बेटा भी पैदा कर दिया, वो भी बिना विवाह के। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? कुछ तो सोच समझ के बोलिए, और कैसे भी करके मेरी गोयल जी से मीटिंग कराइए कल तक। रिद्धिमा बोली। सच कह रहे हैं हम मैडम जी, जब आप सच्चाई ढूंढ ही रही है तो पता चल ही जाएगा। जगदीश बोले और बाहर निकल गए। इन सब बातों से रिद्धिमा का सिर घूम गया था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह गॉड, क्या है ये सब? कितना उलझा हुआ है, कैसे सुलझेगा? और ये करण से भी बात नहीं हो पाई है मेरी, वो हेल्प कर सकता था। क्या ही तो करूं? रिद्धिमा बोली, तभी उसका फोन बज उठा। हाँ करण बोलो। रिद्धिमा धीमे से बोली। कल सुबह लखनऊ आ रहा हूं तुम्हारी केस में हेल्प करने, करण ने कहा। और तुम्हारी ट्रेनिंग? रिद्धिमा कंफ्यूज थी। बाकी की ट्रेनिंग अगले महीने, अभी ये केस ज्यादा जरूरी है, करण बोला और कॉल कट कर दिया। थैंक गॉड, करण साथ होगा तो मुझे भी मोरल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब जब मैं जानती हूं कि हम दोनों के परिवार किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिद्धिमा बोली। तारांकन 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 तारांकन। रात का समय रविंद्र के घर आज सेंगर फिर उससे मिलने आया था, और सेंगर ने शर्मा के खींचे हुए तस्वीरें पटेल के सामने रख दी थी। रविंद्र गुस्से से लाल पीला हो गया था। देखा रविंद्र, मैं कहता था ना कि लड़की को काबू में रखो और जल्दी से जल्दी रणविजय के साथ रिश्ता कर दो। आज फिर से तुम्हारे घर की लड़की तुम्हारी इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर रही है, और ये तो कविता और सविता से भी आगे निकल गई। सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि जाह्नवी यूं किसी लड़के के साथ खुलेआम घूम रही है। सेंगर ने रविंद्र के मन में गुस्सा भरते हुए कहा। इस लड़की को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही कहा था मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। रविंद्र गुस्से से शराब पीते हुए बोला। मारने से क्या हो जाएगा रविंद्र? मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। कल ही रणविजय आ रहा है, तुम किसी बहाने से जाह्नवी को बुला लो और दोनों की शादी करा देते हैं। रणविजय उसे अच्छे से संभाल लेगा, तुम्हारी इस बेशर्म लड़की को। सेंगर ने रविंद्र के कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? रविंद्र ने सेंगर को देखकर कहा। जरूरी तो नहीं कि तुम पूरी धूमधाम से शादी करो, सबको बुलाओ। अगर तुम इस तरीके से तैयारी करोगे तो जाह्नवी कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, और फिर वही होगा जो सालों पहले हुआ था। इस बार करण भी जाह्नवी का साथ देगा, और अगर वह घर से भाग गई या उसने उस लड़के से शादी कर ली तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं कहता हूं उसको चुपचाप बुलाओ, और फिर हम सादे ढंग से जबरदस्ती घर में ही उसकी शादी करा देंगे। उसे कुछ और सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक बार शादी हो गई फिर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और आगे के लिए मैं कह रहा हूं ना। रणविजय संभाल लेगा। तुम कहोगे तो मैं जाह्नवी को रणविजय के साथ विदेश भेज दूंगा। वैसे भी वहां उसका बिजनेस है, और जाह्नवी यहां से दूर चली जाएगी तो उस लड़के को भी भूल जाएगी और हमारी इज्जत भी रह जाएगी। सेंगर ने चालाकी से रविंद्र को अपनी बातों में उलझा लिया। कब आ रहा है रणविजय? रविंद्र ने पूछा। अभी बताया ना मैंने, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। सेंगर बोला। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता हूं। अब ऐसा ही होगा, जब इस लड़की को मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। कल जबरदस्ती रणविजय और जाह्नवी की शादी करवा दी जाएगी, और मौका भी अच्छा है क्योंकि करण यहाँ पर नहीं है। रविंद्र लाल आंखों को बड़ा करके बोला। हाँ, अगर करण यहाँ होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, पर वह नहीं है तो अब हम शादी करवा सकते हैं। सेंगर के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। हाँ सेंगर, और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और इस लड़की को इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। रविंद्र गुस्से से बोला। तो फिर कल मैं रणविजय को लेकर आता हूं, तुम जाह्नवी को बुला लो, और हाँ इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा।
एक बार शादी हो गई फिर हम जाह्नवी को भी कंट्रोल कर लेंगे और उस लड़के को भी सबक सिखा देंगे जिसने तुम्हारे घर की लड़की से इश्क लड़ाने की हिम्मत की है। सेंगर बोला और निकल गया। रविंद्र ने उठाकर पूरी बोतल मुंह से लगा ली। कहा था मत लाओ इस लड़की को घर। आखिर उसके खून ने असर दिखा दिया और बदनाम करने चल दी, ये भी मुझे जिस तरह सालों पहले इसकी माँ ने करना चाहा था। तब उसे मौत दी थी, पर इसे मौत नहीं बल्कि मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। रविंद्र गुस्से से बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया जानू, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आखिर तेरे गंदे खून ने अपना असर दिखा ही दिया ना। पर मैं भी रविंद्र पटेल हूं, जब मैंने अपनी खुद की बहनों को जिंदा नहीं छोड़ा तो फिर तू तो मेरी कोई है ही नहीं। मैं तुझे अपना मानता ही नहीं, फिर तुझे कैसे छोड़ सकता हूं। सही कह रहा है सेंगर, मारना हर चीज का हल नहीं होता। अब तेरी शादी रणविजय से करूंगा। बहुत डरती है ना तू उससे। अब ये डर तेरी किस्मत में हमेशा के लिए लिख दूंगा, तब तुझे समझ में आएगा कि रविंद्र के साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। रविंद्र गुस्से से बोला और कमरे की तरफ चल दिया। रमा अभी अभी कमरे में आई थी। रमा, जाह्नवी को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बुला लो उसको कल। कुछ दिन यहाँ रह लेगी, रविंद्र ने शांत लहजे में कहा। लेकिन अचानक से रमा ने रविंद्र की तरफ कन्फ्यूजन से देखा। इस तरीके से उसको छूट दे रखेंगे तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। घर से जोड़ के रखना जरूरी है। कल उसको बुला लो, उससे कह देना कि मैंने बुलाया है, कुछ दिन यहाँ रहकर जाए। इस तरीके से मैं उसे नहीं छोड़ सकता, तुम समझती हो ना। रविंद्र बोला, मैं समझती हूँ, लेकिन उसकी छुट्टी भी तो होनी चाहिए। नया नया काम शुरू किया है उसने। रमा ने समझाना चाहा। कल इतवार है और कल के दिन तो दुनिया में सब जगह छुट्टी होती है, इसलिए बिना मतलब की बात मत करो। तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो मैं खुद जाकर उसे हॉस्टल से ले आऊँगा। रविंद्र ने नाराजगी से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुला लूंगी। रमा बोली, तो करो फ़ोन। रविंद्र ने फ़ोन की तरफ इशारा किया तो रमा ने जानू को फ़ोन लगाया। हाँ मम्मी, जानू बोली। बेटा कल आगरा आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए। तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, रमा ने कहा। अचानक से जानू ने पूछा। तभी रविंद्र ने रमा के हाथ से फ़ोन ले लिया। क्यों, अपने घर आने के लिए सोचने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है हम सबको, तो तुम आ जाओ, रविंद्र ने कहा तो जानू की आंखों में आंसू भर आए। पापा आप चाहते हो कि मैं वहां आ जाऊं? जानू ने इमोशनल होकर कहा। हाँ मैं चाहता हूं कि तुम आ जाओ और इसमें इतना अचंभित होने की जरूरत नहीं है। बेटी हो तुम मेरी, सामने रहती हो तो नाराजगी दिखा सकते हैं, पर जब से तुम गई हो तब से तुम्हें बहुत याद कर रहा था मैं। एक दो दिन के लिए आ जाओ यहाँ, फिर मैं खुद तुमको वापस छोड़ आऊंगा। रविंद्र प्यार से बोला। जी पापा, मैं कल सुबह की बस से आ जाऊंगी, जानू बोली तो रविंद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रमा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रविंद्र इतना कैसे बदल गया और जानू से प्यार से बात क्यों कर रहा था। कुछ तो गलत होने वाला है, ऐसा मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि यह कभी नहीं बदल सकते। पर उनके मन में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रमा सोच रही थी। उधर फोन करते ही जानू अपने चेहरे को हाथों में भरकर रो पड़ी। दिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दिया बोली, जिस बात का सालों से इंतजार कर रहे थे हम दिया, वह आज हुआ। आज पापा ने हमसे प्यार से बात की, वो भी अपनी तरफ से। वह हमें याद कर रहे हैं। जब तक हम उनकी आंखों के सामने थे उन्होंने कभी प्यार नहीं जताया। हमारे दूर होते ही उन्हें प्यार का एहसास हुआ है। वह हमें प्यार करते हैं। हम उनकी बेटी है और वह हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें घर बुलाया है दिया। हम बता नहीं सकते कितनी खुश है हम, जानू ने खुश होकर कहा। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम कल सुबह निकल जाओ और कुछ दिन रुक कर आओ। मैं श्रेयांश से बोल दूंगी, छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी कल संडे है और मैं भी ग्वालियर जा रही हूँ। दिया बोली, तुम भी? जानू ने पूछा। श्रेयांश और अम्मा जी बिजनेस टूर से वापस आ गए हैं, उनसे मिलने जाना है। दिया बोली, अच्छा है। जानू बोली और अपना सामान जमाने लग गई। पैकिंग करके उसने मान को कॉल लगाया। तो आ गई मेरी जान को मेरी याद, मान रोमांटिक अंदाज में बोला। आपको कभी भूलते ही नहीं है हम, जानू ने लाल होते चेहरे के साथ कहा। माय गुड लक, मान मुस्करा उठा। हम ना आज बहुत खुश हैं मान, कल सुबह हम आगरा जा रहे हैं, पापा ने हमें बुलाया है। जानू खुश होकर बोली, वॉट आर यू सेइंग? मान एकदम से शॉकड था। हाँ मान, वो हमें प्यार करते हैं। हम नहीं हैं न वहाँ, तो वो हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा एक दो दिन उनके पास रुक कर फिर वापस आएंगे हम। जानू खुशी से चहकती हुई बोली, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर उसकी कोई साजिश है। जानू नहीं समझ रही, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मान सोचने लगा, ठीक है आराम से जाओ और अगर हो सके तो अपनी माँ या अपने दादा से हमारे बारे में बात भी कर लेना। मैं भी कल अपनी घरवालों से मिलने जा रहा हूँ और हमारे बारे में बात करूँगा। अभिमान बोला, ठीक है। जानू ने कहा, एक बात का विश्वास रखना जानू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और कभी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हम अपने अपने घर वालों से बात करेंगे और अगर वह नहीं माने तो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे।
तुम मेरे साथ आओगी ना? मान ने पूछा। हम भी आपको प्यार करते हैं मान, और हमें विश्वास है कि हमारे दादा और मम्मी हमारा साथ देंगे। कोई हमारा साथ दे या ना दे, जानू विश्वास के साथ बोली। ठीक है, तुम उनसे बात करके देखो फिर मुझे बताना, मान ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? जो इंसान अब तक उससे नफरत करता था अचानक से प्यार कैसे? नो नो, जानू तो भोली है, मुझे कुछ करना होगा, अभिमान बोला। फिर कुछ सोचकर हिना को कॉल किया। हाँ अभिमान बोलो, हिना की आवाज़ आई। हिना भाभी मुझे लग रहा है रविंद्र कुछ गलत करने वाला है। अभिमान ने कहा। क्या मतलब, क्या गलत करने वाला है? हिना ने टेंशन के साथ कहा। उसने आज जाह्नवी से बहुत ही प्यार से बात की और उसे आगरा बुलाया है, और मुझे लगता है इस सब के पीछे जरूर उसका कोई प्लान है। वह कुछ तो ऐसा करना चाहता है जो हम लोगों ने नहीं सोचा है। आप प्लीज़ उन पर नज़र रखना और कुछ भी हो मुझे तुरंत बताइएगा और जाह्नवी की मदद भी कीजिएगा। अभिमान ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मेरी नज़र 24 घंटे उस घर पर होगी और मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। हमने इतने दिनों से जो प्लान बनाया है वह ऐसे ही फेल नहीं हो सकता है। हिना की आवाज़ कठोर हो गई। अभिमान ने उसके बाद अपने एक आदमी को फ़ोन लगाया। यस सर, सामने से आवाज़ आई। पता करो रणविजय इस समय कहाँ है। सर अभी सुबह तक आपको बताता हूँ, सामने से आवाज़ आई और कॉल कट हो गया। कल सुबह मुझे भी मम्मी से मिलने जाना है, मुझे उनसे अपने और जानू के बारे में बात करनी है। मम्मी को समझाना होगा कि हम जानू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो वैसे ही अपने पापा रविंद्र के कारण दुखी और परेशान है। हम उसे तकलीफ नहीं दे सकते और मैं जानू को सच्चा प्यार करता हूँ। हम रविंद्र से बदला लेने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे पर जानू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मान ने मन ही मन सोचा और फिर आंखें बंद कर ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। उसने तुरंत राजू को कॉल किया। यस सर, सामने से आवाज़ आई। राजू अगर मुझे मैरिज करनी हो तो कितना टाइम लगेगा? मान ने कहा। सर आप फिक्र मत कीजिए, मेरा सारा इंतजाम है। जब भी आपको शादी करनी होगी आप मुझे 2 घंटे पहले भी बता दोगे तो मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। वैसे क्या हुआ अचानक से? राजू ने कहा। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अगर कुछ होता है उसके लिए मैंने तुमसे बात की। मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करना चाहता, प्लानिंग परफेक्ट होगी तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। अभिमान बोला और कॉल कट कर दिया। जहां तक मैं मम्मी को जानता हूं, अगर उन्होंने जानू को एक्सेप्ट कर लिया तब तो ठीक है, और अगर वह जिद पर आ गई तो दुनिया इधर उधर हो जाए। वह किसी की बात नहीं सुनेंगी, और अगर मैंने उनका काम करने से मना कर दिया तो हो सकता है वह इस काम के लिए किसी और को लगा दें। और दूसरी तरफ रविंद्र पटेल पर भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं उसने क्या प्लान किया है और इस वजह से उसने जानू को बुलाया है। अगर मैं अभी जानू से कहता तो मेरी बात का विश्वास नहीं करती। आखिर माँ बाप हर किसी के लिए अपने होते हैं, पर अगर उस रविंद्र ने जानू के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो फिर जो मैंने सोच रखा है वह करना ही होगा। अभिमान खुद से बोला। एक बार मेरी और जानू की शादी हो गई तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। फिर ना ही तो मेरी पत्नी को मम्मी नुकसान करना चाहेगी और ना ही रविंद्र जानू तक पहुंच पाएगा। पर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाए तभी कुछ होगा। अभिमान ने सोचा, याद सिगरेट जला खिड़की पर खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह, कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी जानू के साथ। मैं उसे बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। बस कैसे भी करके ये रात बीते तो सुबह होते ही मैं मम्मी के पास जाऊंगा और उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। मान ने सिगरेट फेंक दी, आंखें बंद किए हुए खुद से कहा, और फिर अपने दिमाग में कई तरह की प्लानिंग करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन सुबह जानू आगरा निकल गई तो वही दिया ग्वालियर के लिए निकल गई। अभिमान भी रेडी हुआ और थोड़ा काम करने के बाद ग्वालियर निकल गया। उसे भी अब अंबिका से डायरेक्ट बात करनी थी। जाह्नवी आगरा पहुंची और सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। रविंद्र इस समय घर पर नहीं था। वीरेंद्र भी अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं और चाचा चाची मीनू और राघव भी नहीं है। जानू ने खाली घर देखकर कहा, तुम्हारे चाचा चाची और बच्चे जयपुर गए हैं एक शादी में और पापा किसी काम से गए हैं, आते होंगे। तू आ मेरे साथ, रमा बोली और जानू को कमरे में ले गई। और बता कैसा चल रहा है? रमा ने प्यार से जानू के गाल को छूकर कहा। सब बढ़िया है मम्मी, और हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हों। ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ ने सारी खुशियां हमें दे दी है। एक तरफ मान हमारी जिंदगी में आ गए हैं और दूसरी तरफ पापा। जानू जल्दी जल्दी में बोल गई। मान, यह मान कौन है? रमा ने जानू की तरफ देखा। मम्मी हम आपको बताना ही चाहते थे। जानू सकपका गई। मान कौन है बेटा? रमा ने फिर पूछा। मम्मी मान हमारी कंपनी के एमडी हैं। हमारी कंपनी के जो मालकिन हैं अंबिका वाजपेयी उनके दोस्त के बेटे हैं। और मम्मी कहते कहते जानू ने गर्दन झुका ली। और क्या? रमा के चेहरे पर चिंता आ गई। और हम और मान एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम आपसे और दादा से उन्हीं के बारे में बात करना चाहते थे। वह बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
जा जैसे ही बोली रमा का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। क्या कह रही है तू? अगर तेरे पापा को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। रमा गुस्से में थी। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं। पापा तो हमारी शादी रणविजय से कराने पर तुले हुए, पर आप जानते हो ना हम रणविजय से शादी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं ये भी आप जानती हो। हम मान को चाहते हूँ और मान से शादी करना चाहते हैं मम्मी। दादा ने भी हमसे कहा था कि हम जिसे पसंद करेंगे वह हमारी शादी उससे कराएंगे। हमारी शादी हमारी मर्जी से होगी, दादा ने वादा किया है। जानू मासूमियत से बोली। क्या कह रही है तू? अगर तेरे पापा को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। रमा गुस्से में थी। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं। पापा तो हमारी शादी रणविजय से कराने पर तुले हुए, पर आप जानते हो ना हम रणविजय से शादी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं ये भी आप जानती हो। हम मान को चाहते हूँ और मान से शादी करना चाहते हैं मम्मी। दादा ने भी हमसे कहा था कि हम जिसे पसंद करेंगे वह हमारी भी शादी उससे कराएंगे। हमारी शादी हमारी मर्जी से होगी, दादा ने वादा किया है। जानू मासूमियत से बोली। बिल्कुल गलत कहा था तुझसे करण ने, तेरी शादी तेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से होगी, और इसीलिए तुझे यहाँ पर आज बुलाया है। तभी पीछे से रविंद्र की तेज और गुस्से भरी आवाज आई तो दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। मैं जानता था कि यह लड़की मेरी इज्जत यूं चौराहे पर नीलाम करेगी। वह तो अच्छा है कि सेंगर ने इस पर नजर रखने के लिए आदमी को बोल दिया था, और इसकी करतूत मुझे समझ में आ गई। रविंद्र गुर्राया। आप गलत समझ रहे हैं। रमा ने जल्दी से कहा। बिल्कुल सही समझा है मैंने, तभी इसे बुलाया। ऐसे तो यह आती नहीं या फिर घर से ही भाग जाती, इसीलिए मैंने इसे धोखे से यहाँ बुलाया। रविंद्र ने जैसे ही कहा जानू ने भरी आंखों से उसे देखा। और तू क्या समझती है मैं तुझसे प्यार करता हूँ? मैं तुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, नफरत है मुझे तुझसे, तेरे चेहरे से, तेरी पैदाइश से, तेरे इस दुनिया में होने से। रविंद्र गरजा। जानू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर सुन्नसा हो गया। तैयार कर दो इसे, 2 घंटे बाद इसकी और रणविजय की शादी होगी। रविंद्र ने बेड पर शोपस फेंक के कहा। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। रमा ने गुस्से से कहा। कुछ गलत नहीं, वो लोग आते ही होंगे। रविंद्र लाल आंखों से जानू को घूर कर बोला। पापा हम ये शादी नहीं करेंगे, और आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम आपकी बेटी है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए। हम बहुत विश्वास करके आपके पास आपके कहने से आए थे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जानू ने रोते हुए रविंद्र के हाथ पकड़ लिए। नहीं है तू मेरी बेटी और मैं तेरा बाप नहीं। तुझसे कोई प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ तुझसे, सिर्फ नफरत। जब तू धोखा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तूने भी धोखा किया ना। मैंने कहा था ना मेरे लिए मेरा मान सम्मान और इज्जत सबसे पहले है, और तूने उसी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। रविंद्र ने गुस्से से जानू को झटक दिया, वो दूर जाकर गिरी। नहीं पापा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। जानू ने रोते हुए कहा। की है गलती, और तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी। या तो तेरी रणविजय से शादी होगी या मौत। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा जैसे तेरी माँ सविता को मारा था। रविंद्र चिखा। क्या? जानू की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, जब खुद की बहन को मार सकता हूं तो उसकी नाजायज संतान को क्यों नहीं? रविंद्र बोला। खबरदार, जो मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो। सविता का ब्याह हुआ था तेजस वर्मा के साथ, और जाह्नवी तेजस वर्मा और सविता की बेटी है। आपकी भांजी, आप ऐसे कैसे बोला सकते हैं? रमा बोली। नहीं मानता मैं उस ब्याह को, वो गलत थी और उसकी औलाद भी गलत है। इसलिए तो नफरत है इससे, क्योंकि ये मुझे मेरी हार याद दिलाती है। सविता को और उसके साथ इसे भी उसके पेट में ही मार देता अगर वो भागना निकलती, पर इसको जन्म देकर हमरे सीने पर बिठा दिया उसने, पर आखिर में मौत तो मिली न उसे। अब अगर इसने रणविजय से शादी नहीं की तो इसे भी मार दूंगा। रविंद्र बोला। तो मार डालिए हमें, लेकिन हम उस रणविजय से शादी कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जानू गुस्से से चीखी। अभी अभी दरवाजे पर आई जानू की जिया और रविंद्र की मां की आंखें फैल गई। आज इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था। जिया ने रमा की तरफ देखा। रविंद्र ने गुस्से से अपनी बंदूक उठा ली। शांत हो जाए आप, वह तो बच्ची है, मैं उसे समझा देती हूँ और आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। रमा ने बंदूक पकड़ के कहा। हम अभी दादा को फोन करते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हमारे साथ, दादा रोकेंगे आपको। जानू ने आंखों को हाथों से रगड़ के कहा और जल्दी से बैग से फोन निकालने लगी। रविंद्र ने एक झटके से उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। फोन टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। आज इसकी और रणविजय की शादी है 2 घंटे में, और आप लोग इस मामले में कुछ भी नहीं बोलोगे और न कोई करण से कुछ कहेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रविंद्र ने जानू को घूरा और बाहर निकल गया। तभी रमा की नज़र बाहर की तरफ खुलती विंडो पर गई, जहां खड़ी हिना सब देख व सुन रही थी। तारानकन 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 तारानकन। उधर करण लखनऊ पहुंच चुका था और वह रिद्धिमा के साथ अविनाश गोयल के घर निकल गया था। तुम ट्रेनिंग के बीच में कैसे आ गए?
रिद्धिमा ने पूछा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस और इससे जुड़ी कड़ियाँ अभी हर ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस समय तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कुछ भी सालों पहले हुआ उसके कनेक्शन मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार से जुड़े हुए हैं। इस समय मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ रिद्धि। मुझे नहीं पता कि पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। गलती मेरे परिवार की थी या तुम्हारे परिवार की। बस मैं किसी भी कारण से हमारे रिश्ते को कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहता। करण बोला और वो गोयल के घर पहुंच गए। सर्वेंट ने उन्हें हॉल में बिठाया। थोड़ी देर में अविनाश वहां आया। उसको देखकर करण और रिद्धिमा उठकर खड़े हो गए। वह एक दमदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। बैठिए आप लोग, गोयल बोला तो करण और रिद्धिमा उसके सामने सोफे पर बैठ गए। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,